विश्वमोहन, देखिए बाजार में तेजी का मोमेंटम जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि 24,800 के आसपास से निफ्टी घूम रहा है। अब चूंकि पिछले 6 दिन में लगातार तेजी हो चुकी थी 650-700 अंकों के आसपास की, तो आज थोड़ा सा थिन ट्रेड है। वॉल्यूम के लिहाज से भी थोड़ा सा आज हम देख रहे हैं कि माहौल उतना चुस्त नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जेरोम पॉवेल की जो स्टेटमेंट है जैक्सन होल में, उस पर बाजार की कहीं ना कहीं नज़र है। वहां से जब क्यूज आते हैं तो बाजार उस पर शायद रिएक्शन देंगे, तो वेट एंड वॉच वाला मूड जारी है। लेकिन एक संकेत आपको बताता हूं, आज सुबह से जितने भी एक्सपर्ट से मैंने बात की है या फिर जितनों से हमने कॉल्स लिए हैं बाजार में स्टॉक को लेकर भी, सभी ने तेजी का ही ट्रेड दिया है। इनफैक्ट इंडेक्स पर आज हमने सुबह दोपहर 12 बजे चंदन थापड़िया से उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने 25,100 25,200 के टारगेट दिए निफ्टी पर। तो तेजी का मूड बरकरार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कल भी रेंज बहुत सीमित थी और आज भी रेंज काफी एक सीमित रेंज में दिख रही है, 80-85 अंकों के आसपास की। हम कुछ डेटा आपके सामने रख देते हैं जिससे तस्वीर थोड़ी सी और साफ हो जाएगी। इनफैक्ट अगर हम पिछले पूरे हफ्ते की बात करें तो 24,000 के इंडेक्स 24,500 के इंडेक्स पर जो रेंज रही है निफ्टी की, वो हार्डली 100 अंकों 100-125 अंकों के आसपास की रही है। सोमवार से लेकर अब तक की जो चाल रही है, ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो रेंज सीमित है, बाजार को कहीं ना कहीं फ्रेश ट्रिगर का इंतजार है क्योंकि बाकी सारे के सारे जो पिछले ट्रिगर्स थे वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गए हैं। एक अच्छी चीज बाजार के लिए ये हुई है कि एफआईज की बाइंग का कल फिगर आया है। पिछले 3 दिन से हम देख रहे थे कि जो सेलिंग का जो क्वांटम था वो क्वांटम कम हो रहा था, तो ये एक बढ़िया संकेत है। और आज आप देखिए हल्की सी बढ़त आपको निफ्टी में दिखेगी 25 अंकों के आसपास की, 24,840 के आसपास है निफ्टी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में बिल्कुल उसमें टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है, 51,000 के आसपास ही है क्योंकि एक तरफ आईसीआईसीआई बैंक जो इंडेक्स में बड़ा वेट रखता है उसमें तेजी हो रही है, 1% के आसपास की गेंस है। लेकिन दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक जो कि बड़ा कंट्रीब्यूटर है, वो शेयर थोड़े से प्रेशर में है। इसके चलते एक रस्साकशी का माहौल है निफ्टी बैंक में। बिल्कुल एक रेंज में है निफ्टी बैंक भी 51,000 के आसपास। आगे बढ़ने से पहले जरा 5 बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं। तो सीमी दायरे का रेंज है, निफ्टी है 24,840 के आसपास। ऑटो शेयरों में रफ्तार है। टीवीएस की बात करें तो उसमें 3% के आसपास की तेजी है। अगर हम बजाज ऑटो की बात करें, बजाज ऑटो में करीब करीब 4% के आसपास की तेजी है। निफ्टी के टॉप गेनर में ये शेयर शामिल है और सुबह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से इसमें बाइक रिकमेंडेशन भी आई थी बजाज ऑटो में। रियल एस्टेट पर दबाव है, कुछ कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी कमजोरी को लेकर। लोढ़ा आज कमजोर है, फिनिक्स मिल्स में हम कमजोरी देख रहे हैं, 3 से 5% के आसपास की गिरावट है। लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर इंडिगो का शेयर है, 2 दिन में 8% ये शेयर दौड़ा है। जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, और इनके जो प्रीमियम सेगमेंट जो इन्होंने शुरू किया है, जो लग्जरी वाला, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है स्ट्रीट्स के द्वारा। रेलवे शेयरों में आज फिर से हम देखने की खरीदारी लौटी है। रेलटेल को तो खैर ऑर्डर मिला है उत्तर प्रदेश के पुलिस से, हालांकि छोटा ऑर्डर है, 50-55 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर है, फिर भी 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन बाकी स्टॉक्स भी, आईआरएफसी हो गया, आरवीएनएल हो गया, राइट्स हो गया, ये तमाम शेयर भी आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए अपने एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ गई हैं शिवांगी सारदा हैं, राजेश पालविया हैं और इसके अलावा अमोल आठवाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। शुरुआत शिवांगी आपसे करना चाहेंगे। बाजार रेंज में जरूर है लेकिन अपने लेवल्स को भी शेड करने के मूड में नहीं है, 24,800 के आसपास मजबूती से डटा हुआ है। अगर वैसे देखें तो 7 दिन की लगातार तेजी आज हो गई। यहां से शिवांगी आखिरी घंटे में आपको लगता है कि मोमेंटम थोड़ा और बनेगा या फिर 24,800 के इर्द गिर्द ही आज क्लोजिंग हो जाएगी? जी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से स्लोली एंड स्टेडीली 750 पॉइंट्स के से ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिला है इंडेक्स में। जहां जो इंडिया विक्स है वो भी कूल ऑफ होते हुए दिखा है, तो कहीं न कहीं कंफर्ट पूरी तरह से बुल्स को मिलते हुए नज़र आ रहा है। पुट कॉल रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है इस पूरे हफ्ते, जो कि एक इंडिकेशन है कि पुट राइटर्स जो है वो अपना बेस काफ़ी मल्टीपल लेवल्स पे बनाए जा रहे हैं और हायर ज़ोन्स की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम 25,000 के टुवर्ड्स इंच कर रहे हैं और फिर हम जो रीसेंट लाइफ टाइम हाई है उसकी तरफ भी इंच करते हुए नज़र आ रहे हैं इंडेक्स में।
तो बाय ऑन डिक्लाइन रणनीति कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट वीक के पर्सपेक्टिव से भी, बट पिछले 2 दिनों से हमने देखा है थोड़े बहुत लैकलस्टर मूव ज़रूर देखने को मिला है और कल एक्सपायरी होने के बावजूद एक लास्ट के 1 घंटे में कोई मूवमेंट खास नहीं था। तो यहाँ हम क्लोजिंग यहीं के आस-पास देख रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। बट ओवरऑल नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट करें कि 25,000 की मोहर जो है वो टच होते हुए दिखेंगे। तो बाय ऑन डिक्लाइन्स की रणनीति अप्लाई करनी है, सेक्टर स्पेसिफिक के साथ भरपूर एक्शन में बने रहना है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रही है क्योंकि हेवी वेट्स जो है वो काफ़ी लैकलस्टर मूव में है। कहीं न कहीं इस इंडेक्स ने अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रगल किया है, क्लोजिंग 51,000 के आसपास करने की, बट ओवरऑल जो मोमेंटम है वो मिसिंग है इस इंडेक्स में। हालाँकि स्लोली हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सेशन से यहाँ भी हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स बनते हुए दिख रहे हैं और वीकली बेसिस पे एक लोअर हाइज़ का एक नेगेशन देखने को मिला है। सो स्लो एंड स्टेडी हम यहाँ पे भी एक अच्छी बढ़त देखेंगे, पर जो कन्विक्शन है वो डेफिनिटली निफ्टी में ज़्यादा नज़र आते हुए दिख रहा है। ओके, तो निफ्टी को लेकर ज़्यादा कन्विक्शन है और बैंक निफ्टी में स्लो एंड स्टेडी यहाँ पर भी तेज़ी आएगी, लेकिन वो तेज़ी जितनी निफ्टी में आएगी उतनी बैंक निफ्टी को लेकर यहाँ पर कन्विक्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन कमेंट्री किस तरह की फेड चेयरमैन की रहती वो काफ़ी अहम होगी। हालांकि जो मैग्नीट्यूड होगा, जो पेस होगा उनके दरों में कटौती को, उस पर बाजार की नज़र रहेगी। इन्फ्लेशन को लेकर, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर और साथ ही लेबर मार्केट को लेकर क्या कमेंट्री आती है उस पर पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि वो फेड की बैठक नहीं है, सेंट्रल बैंक का सिंपोजियम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लोबल मार्केट को लेकर वहाँ पर आउटलुक दिया जाता है। तो ये इसलिए आज की कमेंट्री फेड चेयरमैन की काफ़ी अहम रहने वाली है। ये चलिए, अपने बाजार की हम बातचीत कर रहे हैं तो अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट क्लोजिंग ट्रेड का। राजेश जी, क्लोजिंग ट्रेड में आपके पास क्या है आज? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कोल इंडिया का। कोल इंडिया में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को आज ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। डेरिवेटिव डेटा में देखें तो स्टॉक में आज शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक में देखने को मिले डेली सेटअप पे। स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कोल इंडिया का ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 555 तक के अपसाइड के टारगेट हम इसमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कोल इंडिया बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 532 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक का डेली चार्ट पे स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो एक करेक्शन कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए दिख रहा है और हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो ट्रेडिंग के टारगेट हम यहाँ पे 1240 तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1190 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मिड कैप स्पेस से, उसमें हमें ज्योति सीएनसी ये स्टॉक पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में वापस से रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला। वीकली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट 3 से 4 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है विद वॉल्यूम एक्शन। तो ज्योति सीएनसी पे बाय करने की सलाह है 1310 के अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा करीब 1235 का। ओके, तो 3 स्टॉक्स राजेश जी की तरफ से है। कोल इंडिया 555 के टारगेट के लिए खरीदे, 532 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा है। आईसीआईसीआई बैंक 1240 रुपए के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है और ज्योति सीएनसी 1310 के टारगेट के लिए खरीदे, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1235 रुपए का। अमोल जी, आप बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स में आपको कहाँ पर मौके दिख रहे हैं? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। मुझे एक बाटा इंडिया अच्छा लग रहा है, कॉन्ट्राबेट भी उसको बोल सकते हैं। 1445 के आसपास है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि 1500 और 1515 ये दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस है उसका 1410 का। काफी बड़ा करेक्शन हुआ है, उसके बाद स्टॉक ने एक वीकली और डेली दोनों टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म किया है। लेवल्स अच्छे हैं, काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है ये लेवल पे। अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ से कंटिन्यू होता है तो आने वाले दिनों में बाटा इंडिया में एक अच्छा खासा टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। दूसरा पिक्स मेरा एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक था, बट राजेश जी ने उसको कवर किया था तो मैं दूसरे स्टॉक देता हूँ। भारत फोर्ज एक मुझे अच्छा लग रहा है 1620 के आसपास। इसमें भी पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं 1700 तक के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा
1580 का एक करेक्शन फॉर्मेशन पूरा किया है। फिलहाल अभी 20 और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। सो ओवरऑल टेक्सचर काफी प्रॉमिसिंग है। ये रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में फ्रेश अपट्रेंड रैली आने के चांसेस फिलहाल तो दिख रहे हैं। तो अमोल जी की तरफ से दो टॉपिक, हालांकि इन्होंने आईसीआईसी बैंक भी चूज किया था, लेकिन ऑलरेडी राजेश जी ने कह दिया, तो एक नई पिक यहाँ पर आ रही है भारत फोर्ज के तौर पर। भारत फोर्ज खरीदने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं, और साथ ही दूसरी पिक है बाटा इंडिया, जहाँ पर 1500 के टारगेट के लिए खरीदे और 1410 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा ले। शिवांगी जी, आपकी टॉपिक क्या है आज? जी बिल्कुल, नज़र है मेरी रैडिको पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन रूप से एक सपोर्ट लेते हुए अब तेज़ी दिखाया जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से वॉल्यूम्स भी यहाँ काफ़ी अच्छी तरह से एड अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका जो एक प्रीवियस हर्डल जंक्चर हुआ करता था 1780 का, उसको स्टॉक ने अब सरपास करके अच्छे से होल्ड किया है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 1900 के टारगेट्स के लिए और 1785 के एक स्टॉप के साथ। 1785 के स्टॉप लॉस के साथ रैडिको खेतान खरीदने की सलाह है यहाँ पर, और टारगेट है 1900 रुपए का। लेकिन चलिए एक और अहम जानकारी आपको दे दें कि म्यूचुअल फंड्स की संस्था एम्फी ने एसआईपी के नेट इनफ्लो में कमी आने पर अपनी सफाई दी है। हमसे खास बातचीत में एम्फी के सीईओ वेंकट चलसानी ने कहा कि एसआईपी के नेट और ग्रॉस इनफ्लो की तुलना करना गलत है। निवेशकों के मुनाफा वसूली के कारण नेट इनफ्लो में ये कमी आई है। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। एम्फी के सीईओ वेंकट चलसानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस पेशकश के लिए। तो सर, जोश तो हाई है इन्वेस्टर्स का, वो एवरी मंथ हमें नंबर्स में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नेट इन्फ्लोज का भी एक आंकड़ा है जो जिस पर हम बात कर रहे हैं, बहुत चर्चा भी चल रही है। कैसे देखें इन नंबर्स को? बाजार हाइपर है, लोगों के पोर्टफोलियो में मुनाफा बढ़ता जा रहा है, जिसका वो इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। तो बताइए इन्फ्लोज को कैसे देखा जाए एसआईपी के? जो भी नंबर्स का क्रंचिंग जो कर रहा है, नंबर एनालिसिस जो कर रहा है, उन लोग थोड़ा एक चीज़ बिल्कुल समझना चाहिए कि इन्वेस्टर्स एक महीने का जो मल्टीपल इन्वेस्टर्स, जैसे अभी हमारा पास 9 करोड़ 33 लाख इन्वेस्टर्स है जो एसआईपी में, हर महीना उन लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। वो ग्रॉस फ्लोस में दिखाई देगा। जैसे 24,000 करोड़ जो आपने बताया था, वो 24,000, ये 9 करोड़ 33 लाख लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी ये जो मैं 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स जो किया था, वो एक गोल सेट करके मैंने इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो भी इन्वेस्टर है वो एक गोल सेट करके इन्वेस्ट करेगा, और जब वो गोल अचीव करेगा, जो भी है, उसको कार लेना है, मकान लेना है, कुछ भी जो जिस गोल के हिसाब से उन्होंने वो एसआईपी 4-5 साल का पहले किया, वो टोटल पुराना जो इन्वेस्टमेंट जो किया वो सब का मिल के रिडीम कर रहा है 1 महीना में। सो वो अमाउंट जो है एक्चुअली ग्रॉस इनफ्लो से निकाल के दिखाना इस एप्पल का एप्पल कंपैरिजन नहीं है। और रिडम्पशंस जो है, जो विड्रॉयल जो होता है एसआईपी पोर्टफोलियो में, वो कई तरीका है। एक तरीका जो है, जैसे मैंने बताया था कि आपका गोल अचीव हो गया तब आपने विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैंने 5 साल के लिए एसआईपी लगाया, 5 साल ख़त्म हो गया, अभी मैं डिसीजन लिया हूँ मैं दूसरा स्कीम में लगाने के लिए, जो बल्क अमाउंट जो है, जैसे आपको जानते हैं एनएफओज आ रहा है, नया स्कीम्स आ रहा है, तो मैं डिसीजन लिया हूँ मैं पूरा अमाउंट लेके मैं नया स्कीम में डाल दूँ, तो वो भी ट्रांसफ़र होगा एक स्कीम से, बट क्या होता है एसआईपी पोर्टफोलियो से वो कम होगा। तीसरा, मैं ये भी हो सकता है पार्शियल विड्रॉयल करने के लिए सोचूंगा, क्योंकि मेरा 10 लाख निकालना है, 40 लाख का मेरा AUM है एसआईपी में, 10 लाख निकाल के मैं दूसरा स्कीम में भी डाल सकता हूँ। चौथा, मैं कैंसिल करके विड्रॉ करना है। सो 4 तरीका हो सकता है। ऑलराइट, चलिए काफ़ी बारीकी से आपने बताया इन नंबर्स के बारे में, और जाते जाते बस आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगी कि अब जब अगले महीने नंबर्स आएँ एम्फी के डेटा के, तो इन्वेस्टर्स कैसे देखें?
इन्वेस्टर्स को ये देखना है कि कंटिन्यूस फ्लोज आ रहा है कि नहीं, और इसमें कितना नेट फ्लोज फॉर द टोटल स्कीम सब में मिला के SIP में ग्रॉस फ्लोज आ रहा है कि नहीं, बिकॉज SIP इज इन इनफ्लोज जो आता है वो सम टोटल इन्वेस्टमेंट दैट आर डूइंग. सो SIP इसका ग्रॉस फ्लोज देखना है, टोटल EUM का नेट इनफ्लोज देखना है. दैट इज हाउ द ब्रेकअप हैज. चलिए, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का दमखम अभी भी बरकरार है बाजार में, और उम्मीद बस यही करते हैं कि SIP के नंबर्स हर महीना जो नया रिकॉर्ड छू रहे हैं वो लगातार छूते रहें. तो SIP वाले निवेशकों का भी बाजार में भरोसा कायम है, और SIP के निवेशकों का अगर भरोसा कायम है तो जो फंड हाउसेज हैं उनका भरोसा तो बाजार में बनेगा ही, और उसके चलते हमने देखा है कि फिर से एक नया इंटरेस्ट बाजार में बना है, और अब रिकॉर्ड हाई से कितने दूर रह गए हैं. 1% के आसपास की दूरी निफ्टी की रह गई है. हालांकि निफ्टी बैंक अभी 4.5-5% के आसपास की दूरी पर खड़ा है, इसलिए कहा जाता है कि अच्छा वहाँ पर रूम ज़्यादा है. निफ्टी बैंक ज़्यादा कई लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगता है. लेकिन आज सुस्ती के बाजार में भी कुछ स्टॉक्स आपके सामने ज़रा हम लेकर आते हैं जहाँ पर आज एक्शन काफ़ी ज़्यादा है. आज आप देखिए पावरमेक, यूफ्लेक्स, ये जो शेयर हैं 10% दौड़ गए हैं. जैन इरिगेशन, आप देखिए कॉफ़ी बोर्ड के साथ करार किया, 10% ये शेयर चल गया. नायका में आज ब्लॉक डील हुई है, 9% ऊपर ये शेयर है. मिंडा कॉर्प ये रिकॉर्ड हाई पर है, 8% की ज़बरदस्त तेज़ी इसमें है. इंटरग्लोब लगातार दूसरे दिन चल रहा है, 4.5-5% के आसपास की तेज़ी है. कल भी 4% ये शेयर चला था, 2 दिन में करीब 9% के आसपास तेज़ी होगी. जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट आई थी. रेलटेल, जैसा कि हमने आपको खबर भी बताई कि इनको उत्तर प्रदेश सरकार से एक ऑर्डर मिला है. और डिक्सन टेक ये शेयर आज 13,000 के शिखर को भी छू लिया. लगातार तेज़ी इस शेयर में हो रही है. शिवांगी, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे राय मिंडा कॉर्प के शेयर पर. बड़ी तेज़ी आज के सत्र में हो रही है, कौन से लेवल्स आप देख रही हैं, क्या नई बाइंग करनी चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, इस स्टॉक की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक काफी अच्छी कमबैक देखने को मिली है. हालांकि ये स्टॉक जो है पिछले लगातार पूरे साल ही इसने परफॉर्म किया है, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी हमने देखा है कि पिछले 17 महीनों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम किया है. पर आज का जो एक सर्ज है प्राइस वॉल्यूम का, वो एक इंडिकेशन है कि काफी एक अच्छे मूवमेंट है. और अच्छी बात ये है कि अपने हायर जोन की तरफ ही क्लोजिंग दे रहा है ये स्टॉक. तो ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है 630 के लेवल्स तक. ठीक है, 630 के लेवल तक जा सकता है मिंडा कॉर्प. अब तो डी हाई पर है, 12.5% की तेजी है मिंडा कॉर्प के शेयर में. 600 रुपये के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है. एक शेयर कल जबरदस्त रफ्तार दिखा रहा था. दरअसल 4,500 करोड़ रुपए के फंड जुटाने की योजना है. OFS के जरिए जुटाएं, राइट इशू के जरिए जुटाएं, रास्ता क्या होगा वो दिखना होगा. लेकिन 4,500 करोड़ रुपए की रकम आ रही थी IREDA के लिए. कल बड़ी तेजी हमने देखी, और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे आकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. 1% के आसपास की मजबूती है, 260 रुपए के आसपास का भाव है. इरडा के मैनेजमेंट को छोटे से ब्रेक के बाद जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि आगे की उनकी योजनाएं क्या हैं ग्रोथ को लेकर, और क्या वो प्लान कर रहे हैं. एक छोटे से ब्रेक के बाद. तो फंड जुटाने की योजना को लेकर इरडा का शेयर फोकस में है. कुछ दिनों से इसमें लगातार तेजी देखी जा रही है. पूरी योजना क्या है और इसकी टाइमलाइन क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इस तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इरडा के CMD प्रदीप कुमार दास. प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए. स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर. प्रदीप जी, 29 तारीख को आपके बोर्ड की बैठक है. ये जो 4,500 करोड़ रुपए के फंड रेज है, इस पर फैसला लिया जाएगा. आप बता पाएंगे कि इसका रूट क्या हो सकता है, टाइमलाइन क्या होगी, कब तक ये फंड रेज ये पूरा हो जाएगा और इसका इस्तेमाल कहां पर होगा? लास्ट ईयर में हमने करीब 2,000 करोड़ के आसपास फ्रेश इक्विटी लेके आए थे, और हमारा IPO जो हुआ था होने के बाद में हमारे कभी ऐसा हुआ है जो 6 महीने का अंतर जो 32 रुपया का शेयर का बढ़ के 10 गुना तक चला गया था. और जो मार्केट में
बाय एंड लार्ज काफी स्टेबल रहा है, वो सबसे बड़ा चीज है। बाकी हमारा बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी, जो भारत सरकार का नहीं, विश्व में सारे देश का इसका ऊपर गुरुत्व दे रहे हैं। 500 गीगावाट का जो हमने प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि हम 2030 तक 500 गीगावाट का कैपेसिटी लगा लेंगे। अभी तक लगभग 205 गीगावाट लग चुका है देश में, तो लगभग और 300 गीगावाट लगेगा। तो हमारे पास अभी 6 बरस बचा हुआ है। 6 बरस में 200 गीगावाट लगाएंगे तो लगभग 40-50 गीगावाट हर साल हमें एडिशन करना पड़ेगा। और हमारे मंत्रालय इसमें ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि 50 गीगावाट का बिडिंग वो करने का कोशिश करेंगे हर साल। नाउ हमारा पास बिजनेस अगर देखेंगे तो डिमांड साइड जो है वो काफी जबरदस्त है। रिस्पॉन्सिबल एनबीएफसी होने का तय हमें अपना इक्विटी बेस को सुदृढ़ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और जो हमारा असेट क्वालिटी है उसको हमें अच्छी तरह मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है प्रदीप जी, एसेट क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा, इक्विटी बेस को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन FY25 के लिए जो आपके टोटल फंडिंग के जो प्लान थे प्रदीप जी, वो थे 24,200 करोड़ के। अब इस फंड रेज के बाद आगे की क्या तैयारी है, क्या योजना है आपकी? देखिए, डेट तो जैसे जैसे हमारा डेट रिक्वायरमेंट होता रहेगा, रेगुलर सैंक्शन होते रहेंगे, डिसबर्समेंट होते रहेंगे, उस हिसाब से मार्केट से लेते हैं। दूसरा, हम मार्केट को वॉच भी करते हैं, किस टाइम में हमें कम से कम दर में मिल जाए और हमारा पास पैसा आने के बाद हमारा पास आइडियल ना रहे और हम तुरंत उसको लगा दें। हम उस ट्रेजरी एक्टिविटी को काफी सुदृढ़ भी किए हैं, जिसके चलते आज हम मार्केट से नॉर्मल जो रेट होता है उससे 5-7 पैसा हमें कम में भी बोरोइंग हो पा रहा है। हमारा जो लास्ट बोरोइंग हुआ था उसमें ये हम देखे थे। ना आगे जो समय आएगा हमें इक्विटी बढ़ाना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें बोरोइंग तभी कर पाएंगे जब हम इक्विटी बढ़ाएंगे। अगर नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक देखिए आरबीआई का इंफ्रा कैटेगरी एनबीएफसी है जिसमें हमारे लिए मिनिमम सीआरआर रखना पड़ेगा 15%, पर 15% में हमें ट्रिपल स्टेबल रेटिंग नहीं मिलेगा। हमें उसको 17 का ऊपर रखना पड़ेगा, हमेशा 17 से 18 का बीच में। आज हमारा 20 का ऊपर है। जो फर्दर पैसा लाएंगे जो 4,500 वो लगभग इस साल का जनवरी फरवरी महीने का उम्मीद है करने के लिए, क्योंकि जो मोड होगा वो क्यूआईपी होगा, एपीओ होगा, राइट्स होगा, जो भी सेबी का जितना अप्रूव्ड मेथोडोलॉजी है वो हम डिसीजन बाद में करेंगे। और प्रदीप सर, एक आखिरी सवाल आपसे है। हमने देखा था कि आखिरी जो क्वार्टर था Q4 था FY25 का, FY24 का, उसमें हमने देखा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% के आसपास आ गई थी गिर के, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि उसमें रिकवरी आ रही है, बाउंस बैक करके 3% के ऊपर आ गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है और आपके हिसाब से बेहतर पिक्चर क्या है मार्जिन को लेकर? देखिए, अगर हम 3.5% देखेंगे तो ये अपने आप में भी एक अच्छा निम है। अगर हम उससे बढ़ाएंगे, देखिए बढ़ाना बड़ा आसान है, हम बढ़ा देंगे, क्योंकि आज हमारा पास नेटवर्क जितना है, हमें वो उसका अगेंस्ट में जितना लोन लेके डिसबर्स करना लगभग हम कर लेते हैं, क्योंकि हम इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा तजुर्बेदार हैं हमारा संस्था, तो इसीलिए हमें मोस्ट प्रिफर्ड लेंडर मानते हैं कई डेवलपर्स। तो इसके लिए हमें वो नहीं है, लेकिन हम बढ़ाने से क्या होगा, जो प्रोजेक्ट आज वाइबल हो रहा है रिन्यूएबल में शायद वो ना हो पाए। और दूसरा, जिस प्रोजेक्ट पे हम लोन दे चुके हैं, जब उनका रीसेट पीरियड आएगा, अगर हम रेट बढ़ा देते हैं तो वो प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत स्ट्रेस आने का उम्मीद भी रहेगा। हमारा फाइनेंसिंग का साथ साथ एक दूसरा दायित्व है कि आरई डेवलपमेंट का स्पीड को भी बढ़ाना है, क्योंकि हम एमएनआरई का एक एक्सटेंडेड आर्म है, डेडिकेटेड आर्म है इसी पर्पज के लिए। तो हम बड़ा सेंसिबली इसको करते हैं। नीम हमारा इंप्रूव इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो बोरोइंग रिसेंटली किए थे वो थोड़ा हमारा कॉस्ट उसमें नीचे गया है, जो काफी अच्छी बात है। उसका मेन मुद्दा ये था कि एक संस्था हमें हमारा रेटिंग को AA+ रखा हुआ था 2 बरस से, बाकी संस्था हमें दे चुके थे, जो बाकी 3-4 एजेंसी दे चुके थे, तो वो अभी बढ़ा दिए जून में। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर।
तो ये IREDA मतलब 32 रुपये इसका IPO भाव था, बहुत ही आकर्षक प्राइसिंग की थी, सब्सक्रिप्शन गजब का आया, उसके बाद लिस्टिंग धमाकेदार, और लिस्टिंग के बाद क्या शेयर चला, हमने 310 रुपये के आसपास के भाव देखे। हालांकि एक दौर की फिर से प्रॉफिट टेकिंग आई है और अब 260 रुपये के आसपास के भाव के आसपास ये ट्रेड कर रहा IREDA का शेयर। कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं, एक इस पर फंडामेंटल व्यू लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन एक व्यू जरा नायका पर आप दीजिए राजेश जी। आज भी बड़ी तेजी है नायका के शेयर में, 9-10% के आसपास चल गया इस ब्लॉक डील के बाद। नायका में आप क्या लेवल्स देख रहे हैं और इसमें फ्रेश एंट्री करनी है या फिर जिसके पास है बस वो बने रहें? सो आई थिंक जिस तरीके का मोमेंटम हमने देखा है नायका में आज, हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर और फॉलो बाइंग एक्शन देखने को मिल सकती है। स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन बनाया है और अब यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक में जिस तरीके का ब्रेकआउट बने हैं, हमें लग रहा है कि यस यहाँ पे पोजीशन अभी होल्ड करना चाहिए। करंट लेवल पे 220 का ये स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर ले और 220 के ऊपर जब तक ये बना हुआ है, हमें लगता है फर्दर फ्रेश फॉलो बाइंग एक्शन भी आते हुए दिख सकती है, जो कि स्टॉक को फिर 235 240 की तरफ भी लेके जा सकती है। तो अभी 220 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। काफी बड़े वॉल्यूम एक्शंस के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि अभी फर्दर और यहाँ पे तेजी नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। देखने को और मिल सकती है 220 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, इसमें लॉन्ग में बने रहने की सलाह दे रहे हैं राजेश जी। शिवांगी जरा दीपक नाइट्राइट जरा चेक कीजिए, तो आज हम देख रहे हैं कि प्रेशर है और प्रेशर और इसमें गहरा गया है। अच्छा ठीक है, शिवांगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, इस पर राय आप दीजिए अमोल। दीपक नाइट्राइट क्या यहाँ से और गिरेगा, और अगर गिरता है तो क्या उसके लिए कोई ट्रेड लेना चाहिए? जी, आई थिंक लोअर टॉप फॉर्मेशन है और सुबह से स्टॉक में दबाव है और स्ट्रॉन्ग मार्केट कंडीशंस में भी स्टॉक चला नहीं है, इनफैक्ट लोअर टॉप फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। आई थिंक वेट करना चाहिए। ये टेक्सचर बता रहा है कि वीकनेस और बढ़ेगा, शायद स्टॉक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के भी नीचे जा सकता है। तो 2800 और 2780 सपोर्ट लेवल है, वहां पे अगर रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड किया जा सकता है। फिलहाल तो वेट करना चाहिए नाइट्राइट को लेकर। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का, चलिए उस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए। गौरव बताइए क्या कुछ खास लेकर आए आप? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं नायका के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक प्री मार्केट सेशन में एक ब्लॉक डील हमें देखने को मिला था, जहाँ पे 4 करोड़ शेयर जो है उसने कहीं पे एक्सचेंज हुए थे, जिसका टोटल वैल्यू जो है 1.4% टोटल लिक्विडिटी का वैल्यू है, और इसी के साथ साथ डील वैल्यू जो है वो 851 करोड़ पे था। तो ये जो ब्लॉक डील हुआ है वो एक 208 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे हुआ था, और उसके बाद हमने देखा नायका में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आज के दिन में हमें देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं टाटा टेक की, क्योंकि यहाँ पे भी 1.2 करोड़ शेयर्स में एक ब्लॉक डील देखने को मिला था, जो कि लगभग 2.7% होता है इक्विटी का, जहाँ पे टोटल वैल्यू जो था, अगर हम बात करें शेयर प्राइस की, तो एवरेज प्राइस 121 रुपीज़ पे ये जो डील है वो हुई थी, और इसके बाद इस शेयर में भी हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं पावर मैक की, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ने जो है स्टॉक स्प्लिट के लिए अप्रूवल दिया है। स्टॉक स्प्लिट जो होने वाला है वो 1:1 रेशियो में होने वाला है, जबकि एक रेशियो के अगेंस्ट दूसरा और एक शेयर जो है वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और इसी के चलते हुए एक 9% की उछाल जो है आज के दिन में हमें देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं जिंदल स्टॉक की, क्योंकि इस कंपनी में भी स्टॉक स्प्लिट हमें देखने को मिला था, जो कि सेम 1:1 रेशियो में था, जो कि अगर आपके पास एक शेयर रहेगा तो एक दूसरा शेयर जो है वो आपको मिलेगा कंपनी का, और इसके बाद जिंदल 100 में भी हमें एक अच्छा खासा तेजी जो है वो आज के दिन में देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं सन फार्मा की, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को स्टारीजो नाम के दवा के लिए लॉन्च के लिए जो परमिशन है वो मिल गई है, और इसी के साथ साथ जो स्किन इन्फेक्शन पे ये जो दवाई है वो काम करने वाली है। और अगर हम शेयर में भी बात करें तो एक 1.5% की उछाल जो है आज के दिन में हमें इस खबर की वजह से इस शेयर में देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे और ब्लॉक डील्स के दम पे ये सब स्टॉक्स में आज एक अच्छा उछाल देखने को मिला था। आगे जाके भी इन सब शेयर्स में नजर रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि आज के दिन में एक अच्छा ट्रैक्शन जो है वो हमें देखने को मिला है। खबरों के दम पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है, ब्लॉक डील की वजह से कहां पर तेजी या मंदी दिख रही है, ये पूरा स्टॉक्स की लिस्ट लेकर आने के लिए गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज आईटी पैक पर नजर डालते हैं, क्योंकि यहां पर काफी कमजोरी दिख रही है। मिड कैप आईटी, एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट, देखिए 2% के आसपास की गिरावट यहां पर दिख रही है। राजेश जी क्या लग रहा है, इस पैक में कुछ पसंद आ रहा है आपको आज की गिरावट में? कहीं खरीदारी के मौके दिख रहे हैं आपको? तो
देखिए आज जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे ओवरऑल सेक्टर के स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश ही है, एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग है। हमारी पसंदीदा पिक यहाँ पे मिड कैप आईटी में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज होगी, LTTS। यहाँ पे जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा, एंड देन इसके पॉसिबल टारगेट हमें 5580 से लेके 5650 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे, LTTS पे हमारी बाय करने की सलाह है, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 5390 के आसपास। वहीं अगर हम लार्ज कैप आईटी में बात करें तो लार्ज कैप आईटी में हमें लगता है कि TCS का स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। स्टॉक जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है TCS में स्ट्रेंथ बरकरार है, और यहाँ पे ये जो माइनर डिक्लाइन मिली है इसको वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। डाउन साइड में 4400 के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं, तो हमें लगता है उसके जितने नजदीक मिलता है यहाँ पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है TCS में। और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 4340 के आसपास। अपसाइड में हमें लगता है TCS के टारगेट पोजिशनली जो आ सकते हैं वो करीब 4650 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, LTI में एंट्री में और TCS में मौके बता रहे हैं राजेश जी, आपके लिए खरीदारी के मौके बन रहे हैं। स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दोनों के दोनों शेयर बता दिए गए हैं। लेकिन लगातार तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि शुगर शेयर थोड़ी सी अपनी मिठास खो रहे हैं, प्रेशर में है। और नई खबर यह है कि शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 में सरकार ने बदलाव की तैयारी कर ली है और इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पूरी खबर क्या है, इस पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर बताइए, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर है। सरकार शुगर के क्षेत्र में जो अभी कंट्रोल ऑर्डर है 1966, इसमें संशोधन करने की तैयारी कर रही है। जो नया संशोधित ऑर्डर सरकार जारी करना चाहती है उसके लिए सबसे पहला कदम यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत पब्लिक से, स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे गए हैं, राय मांगी गई है। अंतिम तारीख पब्लिक कमेंट्स या सजेशंस के या स्टेक होल्डर्स का जो व्यू पॉइंट है, अंतिम तारीख देने की है 23 सितंबर। अब ये संशोधन के मकसद क्या है और इसमें क्या बड़ी बातें रखी गई हैं? दरअसल शुगर एक रेगुलेटेड सेक्टर है और इसमें सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण होता है कि कितना रिलीज सरकार शुगर करना चाहती है। शुगर कंपनियों को ये बताया जाता है कि रिलीज कितना होना चाहिए मार्केट में, एक्सपोर्ट क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए है। ऐसे ही शुगर कंपनियों को ये भी बताना पड़ता है कि क्या कौन कौन से प्रोडक्ट वो मार्केट में लेकर के आ रही हैं। लेकिन चूंकि 1966 से अब तक टेक्नोलॉजिकली बहुत अपग्रेडेशन हुआ है, अभी जो शुगर की जो पैदावार है या जो गन्ने की पैदावार है वो काफी बेहतर तरीके से हो पाती है। तो सरकार को लगता है कि इस वक्त और ज्यादा कंट्रोल होने की जरूरत है, ज्यादा एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। यही वजह है कि सरकार अब एक नए कंट्रोल ऑर्डर को लाने की तैयारी कर रही है जिसमें बड़े संशोधन किए जाएंगे। इसके जरिए सरकार ये देखेगी कि पूरे शुगर सेक्टर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, मसलन जो उत्पादन हो रहा है उसका सही आंकड़ा सरकार तक पहुंचे, जो शुगर प्रोडक्शन हो रही है उसकी बिल्कुल प्रिसाइज जानकारी शुगर कंपनियां सरकार को दे। यही नहीं, जो शुगर कंपनियों के लाइसेंसेज हैं उसकी भी एक ट्रांसपेरेंसी और वो जो प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं उसकी भी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। तो ये संशोधन के जरिए सरकार उस पर नजर रखना चाहती है। यही नहीं, सरकार का मत है कि अब जो बाई प्रोडक्ट है शुगर के, एथेनॉल, उनका भी प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो एक तरीके से इस संशोधन के जरिए सरकार शुगर और शुगर बाई प्रोडक्ट पर भी नियंत्रण रख पाएगी और जो सरकार के अन्य लक्ष्य हैं उनको भी पूरा कर पाने में काफी मददगार साबित होंगे। तो कुल मिलाकर के शुगर सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर है जहां सरकार शुगर कंट्रोल ऑर्डर ईयर 1966 को संशोधित करना चाहती है और एक नए शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2024 को लाने की तैयारी कर रही है और उसके लिए स्टेक होल्डर से सजेशंस या कमेंट आमंत्रित किए गए हैं और अंतिम तारीख 23 सितंबर है। शुक्रिया समीर ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। तो नया शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2024 लाने की तैयारी चल रही है, इंडस्ट्री से इस पर राय ली जा रही है। अब देखते हैं इंडस्ट्री से किस तरह से लेती है। लेकिन अभी तक की जो खबरें आ रही थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी, लेकिन कंट्रोल ऑर्डर के बाद के जो इस नोटिफिकेशन के बाद से आज यहाँ पर दबाव दिख रहा है। उनको चिंता है कि कहीं ज़्यादा कंट्रोल तो सरकार की तरफ से नहीं आएगा। लेकिन एक हमारे सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि सरकार की ये भी तैयारी है कि गन्ने का इस्तेमाल
वो फ्रीली कर पाए, फ्रीडम के साथ कर पाए, एथेनॉल के लिए कितना डाइवर्जन कर पाए, ये उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर वो आज़ादी मिलती है तो वो इंडस्ट्री के लिए खबर होगी। और दूसरी खबर ये भी आ रही है कि नवंबर से पहले, नए एथेनॉल सीजन से पहले एथेनॉल के प्राइसेस को भी रिवाइज किया जा सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि 2022-23 के बाद इसे बढ़ाया नहीं गया है। तो इंडस्ट्री चाह रही है कि एफआरपी जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे एथेनॉल के दाम भी बढ़ने चाहिए। चलिए शुगर शेयरों पर एक राय ले लेते हैं। अमोल जी, आप बताइए, शुगर शेयर आज काफ़ी दबाव में दिख रहे हैं। बलरामपुर चीनी और डालमिया भारत शुगर, इन दोनों में गिरावट ज़्यादा है, 2.5 से 3% की गिरावट है। रेणुका शुगर्स भी देखिए करीब 2% नीचे है। क्या करना चाहिए शुगर सेक्टर में? कुछ टॉपिक है आपके यहाँ पर? जी, आई थिंक अगर हम देखते हैं तो बलरामपुर चीनी टॉप गेनर था, मेरे ख्याल से 25% रैली हो गया था ये अगस्त सीरीज में। अब अभी कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ओवरबॉट भी है इंट्राडे और डेली टाइम फ्रेम में। तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली ऊपरी लेवल पे दिख रहा है जो नेचुरल लग रहा है, बट बड़ा डैमेज स्टॉक के स्ट्रक्चर को कहीं हुआ नहीं है। मुझे लगता है ये करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, 1 या 2 दिन का करेक्शन रहेगा जो हेल्दी रहेगा। आई थिंक कोई रिट्रेसमेंट सपोर्ट है तो 540 ये एक इमीडिएट सपोर्ट दिख के आ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद स्टॉक एक सीमित दायरे में रहे, 540 नीचे की तरफ रहेगा और जो 585 590 ऑन द हायर साइड रहेगा। रेंज बाउंड टेक्सचर कंटिन्यू रहने के चांसेस आने वाले दिनों में फिलहाल तो दिख के आ रहे हैं। लंबी रैली के बाद यहाँ पर एक रेंज बाउंड का कारोबार दिख रहा है। 540 से लेके 519 595 तक के आसपास का दायरा बलरामपुर चीनी को लेकर रह सकता है। सनी अग्रवाल जी के पास चलते हैं। आज ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छी मजबूती दिख रही है। इस पैक से सनी आपको कुछ पसंद आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? गुड आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है उसमें हम एक रोबस्ट ग्रोथ अगले कुछ महीनों में आते हुए देखेंगे। और आज के डेट में मुझे जो ऑटो पैक से अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली हीरो मोटोकॉर्प है, जहां हमने देखा है कि Q1 के नतीजों के बाद हमने एक करेक्शन आते हुए देखा था। हालांकि मार्जिन काफी अच्छे कंपनी ने पोस्ट किए थे आईसी इंजन में, और मुझे लगता है कि रीजनेबल वैल्यूएशन पर भी ट्रेड कर रहा है। एट द सेम टाइम ऑटो आयंस अगर मुझे यहाँ कुछ पिक करना होगा तो एएसके ऑटो जो अगेन टू व्हीलर का प्रॉक्सी प्ले है, वो मुझे लगता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है, ब्रेक सप्लाई करती है टू व्हीलर इंडस्ट्री को। तो एएसके ऑटो भी डेफिनेटली रडार पर रखा जा सकता है। ऑन द ट्रैक्टर साइड आई वुड लाइक टू प्रिफर महिंद्रा एंड महिंद्रा, विच इज अगेन अ कॉम्बो प्ले ऑफ ट्रैक्टर एज वेल एज एसयूवी पोर्टफोलियो। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरी ट्रैक्टर और एसयूवी प्ले से पसंद रहेगी। ठीक है, ऑटो सेक्टर की तरफ से सनी अग्रवाल जी की तरफ से एमएनएम भी इनको यहाँ पर पसंद आ रहा है। लेकिन चलिए एक खबर भी बता दूं ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कि मारुति की वैगन आर से बेस्ट सेलिंग कार का दर्जा छिनता दिख रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जुलाई के बीच सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी टाटा पंच रही है। इसके पीछे क्या कारण है बताने के लिए हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी है। सुमित, बताइए। टाटा पंच जो है उसने मारुति सुजुकी की वैगन आर को पछाड़ दिया है भारतीय कार मार्केट में। वो नंबर 1 गाड़ी बन गई है पहले 6 महीने में सेल्स के अकॉर्डिंग। जिसकी बात करें वैगन आर और पंच में हालांकि 2 से 3 लाख रुपए का फर्क है, तब भी लोग प्रेफर कर रहे हैं एक महंगी गाड़ी क्योंकि उसकी सेफ्टी ज़्यादा है, उसके कुछ और फीचर ज़्यादा हैं। वैगन आर की बात करें तो वो काफ़ी कह सकते हैं लगभग 2 दशक से ज़्यादा से मारुति सुजुकी के पास है। उसके कई रिफ्रेश मॉडल भी आए। हालांकि जब पंच आई, माइक्रो एसयूवी आई, एक नया कैटेगरी आया, उससे काफ़ी झटका पड़ा इस पूरे सेगमेंट को। इससे और यही दर्शाता है कि टाटा पंच जो है वो पहले 6 महीने में काफ़ी अच्छी सेल्स की है उसने और नंबर 1 गाड़ी बन गई है। दूसरी और मॉडल्स भी हैं, Hyundai की और दूसरी गाड़ी भी हैं, पर यहाँ पे टाटा पंच को देखते हुए काफ़ी ये पता चल जाता है कि क्या कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं। ओके, तो टाटा पंच बाजी मारते दिख रही है। लंबे समय से लीडर रहने वाली मारुति की वैगन आर को यहाँ पर टाटा पंच पछाड़ दिया है। लेकिन चलिए कुछ और सेक्टर की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर आज कमजोरी दिख रही है, वो है रियल एस्टेट। यहाँ पर आज काफ़ी वीकनेस है, लोढ़ा में गिरावट ज़्यादा दिख रही है। राजेश जी, रियल एस्टेट आज काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। अगर सनटेक रियल्टी को छोड़ दे तो निफ्टी रियल्टी के सारे स्टॉक्स कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। क्या करना चाहिए इस गिरावट में? कुछ नई खरीदारी बन रही है क्या यहाँ पर? आई थिंक यस, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर बना है रियल एस्टेट स्पेस में। सारे स्टॉक्स में देखें तो एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर बनी है। बट अगर हम इनके सबके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो वो तो अभी भी बुलिश है। जरूर नियर टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो थोड़ा नियर टर्म में हमें लगता है दबाव देखने को मिल सकता है और थोड़े प्राइस करेक्शन और होते हुए दिखेंगे।
हमें लगता है इस गिरावट में डीएलएफ पे फोकस किया जा सकता है। डीएलएफ ऑलमोस्ट अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 840 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है नियर टर्म के हिसाब से। अगर ये 840 के लेवल को नहीं तोड़ता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय करने की। और अपसाइड में जैसे ही स्टॉक में 865 के लेवल क्रॉस होंगे तो वापस ये एक अच्छा मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो डीएलएफ पे यहाँ हमें लगता है कि बाय करने की जगह अच्छी है और ये करेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वहीं हम देखें तो प्रेस्टीज स्टेट को भी देखा जा सकता है। स्टॉक में ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। ये सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिख रहा है स्टॉक में। लेकिन प्रेस्टीज में हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे 1650 1640 की रेंज में अगर ये स्टॉक मिलता है तो वो एक अच्छा लेवल होगा वापस से इस डिक्लाइन में इस स्टॉक को बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब 1600 के आसपास के, और जब तक ये स्टॉक 1600 के ऊपर बना हुआ है हमें लगता है कि वापस से ये एक अच्छा मोमेंटम हायर साइड पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 1800 इसका इमीडिएट हर्डल है। 1800 के बाद वापस स्टॉक में हमें लगता है 2000 तक की चाल आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। ठीक है, 2000 रुपए के आसपास तक प्रेस्टीज एसेट जा सकता है। आज ऑटो पैक में बहुत अच्छा एक्शन है और हम देख रहे हैं कि बजाज ऑटो अब 5% ऊपर ये डे हाई के आसपास ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। 10,400 रुपए के भाव होंगे बजाज ऑटो के और नया रिकॉर्ड बना है बजाज ऑटो का। आज देखिए 10,430 ये है रिकॉर्ड लेवल्स बजाज ऑटो के। मार्केट कैप की बात करें ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप हो गया है बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो सनी जरा आप बताइए कितना दमखम आपको और देखता है और टारगेट्स क्या देख रहे हैं? मान लीजिए किसी को पोजीशन रखना हो, अगर 6 महीने रखना हो तो आप क्या टारगेट देख रहे हैं? अगेन मुझे लगता है कि पूरे टू व्हीलर स्पेस में जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं काफी एक एक्साइटमेंट बना हुआ है स्पेशली टू व्हीलर साइड में। द रीजन बीइंग दैट जो इनकम्बेंट प्लेयर हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं उनका जो मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर साइड में वहाँ एक हमने बढ़ोतरी आते हुए देखी है। एट द सेम टाइम आईसी इंजन साइड में भी काफी सारे जो वॉल्यूम ड्रिवन मॉडल्स होते हैं लोअर एंड पे 100 सीसी 125 सीसी वहाँ लॉन्चेस होते हुए देखिए। और एट द सेम टाइम इट्स एन प्रॉक्सी प्ले ऑन रिकवरी इन रूरल डिमांड। तो रूरल बेल्ट के चलते हुए काफी सारी कंपनीज की कमेंट्री भी पॉजिटिव आ रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल टू व्हीलर स्पेस में कहीं ना कहीं व्यू कंस्ट्रक्टिव बन रहा है स्ट्रीट का। और अगर मैं बजाज ऑटो की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर इसमें इनकी जो रिसेंटली लॉन्च जो सीएनजी बाइक थी उसे अगर बहुत अच्छा ट्रैक्शन आगे जा करके देखने मिलता है या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ओर से एक्शन देखने मिलता है कि जो जीएसटी रेट है जो ईवी के व्हीकल के बराबर है उसके बराबर अगर सीएनजी व्हीकल पर कर दिए जाए तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा बूस्टर होगा बजाज ऑटो के लिए इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। मुझे लगता है कि फेयर वैल्यू जो है बजाज ऑटो का क्लोज टू 12,000 रुपीज है अगर किसी का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 12 महीने का है तो। ठीक है, बजाज ऑटो को लेकर ये व्यू। एक और शेयर पर जरा व्यू लेते हैं और वो है बाजार का दिग्गज रिलायंस। आज शुरुआत ठीक ठाक ही थी रिलायंस ने और मार्केट को सपोर्ट भी दे रहा था। इनिशियल जो सपोर्ट था ना रिलायंस से आया था 3,022-23 रुपए का आज का हाई है, लेकिन सारी की सारी अपनी तेजी गंवाकर अब 3-3.5 रुपए ऊपर रह गया है और 3,000 रुपए पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। 2,998.9 3,000 रुपए के आसपास। राजेश जी जरा ये बताइए इसमें कोई ट्रेड बनता क्या रिलायंस में? बर्नस्टीन की रिपोर्ट है वो तो कहती है कि नहीं 3,300 रुपए के ऊपर ये शेयर जाने के लिए तैयार है। आपका क्या मानना है? ट्रेड के लिहाज से ठीक है क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ये शेयर चल रहा है पिछले हफ्ते भर में अगर देखें तो। हाँ, तो बिल्कुल एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है स्टॉक में। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं लगता कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, बट यस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई यहाँ पे देखना चाहता है तो बिल्कुल यहाँ पे रिलायंस में पोजीशन बनाई जा सकती है और हर छोटी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इसके बुलिश है। स्टॉक मंथली चार्ट पे अगर देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। तो ये दिखाता है कि ट्रेंड तो इसका सस्टेन अप ट्रेंड ही है। डिक्लाइन में ऐड करें लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रेडिंग में अगर किसी को यहाँ पे ट्रेड लेना है शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो जब तक ये 3,040 के ऊपर नहीं आता है मोमेंटम काफी स्लो रहेगा और एक सीमित दायरे में ही हमें लगता है ये ट्रेड करता हुआ रहेगा।
ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू। MCX में हम देख रहे हैं कि इसमें भी बहुत अच्छा मूव बना है, महीने भर में 23-24% ये शेयर चल गया है। एक हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर उनके पास ऑप्शंस की पोजीशन है कॉल में, MCX को क्या और समय देना चाहिए अभी? आप जरा इसका जवाब दीजिए अमोल जी। क्षमा चाहूंगा, मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, राजेश जी आप जवाब दे पाएंगे? तो MCX में एक अच्छा अपट्रेंड बना हुआ है, सारी ही प्लेटफॉर्म कंपनी एक्सचेंजेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हमें लगता है कि MCX का जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे इसके नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकते हैं वो 5000 तक के, तो हमें लगता है कि आते हुए दिख सकते हैं। तो MCX में पोजीशन लॉन्ग साइड की रखी जा सकती है, करंट लेवल से 4790 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें, और हमें लगता है पोजिशनली ये स्टॉक 5000 प्लस के टारगेट भी दिखाते हुए दिख सकता है। 4790 का स्टॉप लॉस रखिए और 5000 तक का वेट कर सकते हैं, तो तेजी का रुख इनको दिख रहा है राजेश जी को। लेकिन एक स्टॉक है आज काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स। डी मार्ट के नाम से रिटेल स्टोर चलाती है, 4888 के आसपास 3.5% की गिरावट है। अमोल जी बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों गिरा है शेयर, क्या कुछ संभावनाएं हैं क्या खरीदारी की यहाँ पे? जी सरप्राइज फॉल है एक्चुअली, एक लोअर टॉप फॉर्मेशन बना था बट ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना स्टॉक हेवीली करेक्ट हो सकता है। और जिस तरीके से बेरिश कैंडल हुआ है और लोअर लेवल्स पे बाइंग मिसिंग है, मुझे लगता है ये थोड़े और दिन करेक्शन वेव चल सकता है। अगर स्टॉक में बाउंस बैक आना है तो मिनिमम क्राइटेरिया स्टॉक के लिए रहेगा 5000 का। जब तक ये 5000 के लेवल के नीचे रहता है, आई थिंक ये सेल ऑन रैलीज वाला टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा। और इमीडिएट सपोर्ट अगर मैं देखता हूँ तो रेंज सपोर्ट अराउंड 4850 और 4800 के आसपास है, वहां पे शायद एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो टेक्सचर वीक है और वीक ही रहने के चांसेस अभी तो दिखते हैं। की संभावना फिलहाल दिख रही है। लेकिन एक और स्टॉक है जो डे लो के आसपास आ गया, बर्जर पेंट्स। देखिए करीब 3% कमजोर है, 565 रुपए के आसपास। राजेश जी इसके चार्ट को देखकर बताइए, डे लो पर है, क्या लग रहा है यहां से? तो हमें लगता है थोड़ा करेक्शन और यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, 555-550 की तरफ स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो बर्जर पेंट में अभी थोड़ा वेट करें, जिस तरीके से फॉर्मेशन बना है स्टॉक का, हमें लगता है थोड़ा दबाव और रहेगा। तो जब तक ये स्टॉक वापस 575-580 की रेंज को क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा सा अभी अवॉइड करना चाहिए। 550 के आसपास इसको एक बार वापस रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, बर्जर पेंट को लेकर ये व्यू है, 565 रुपये का भाव है। आज हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना है, 3% के आसपास की गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है। बाजार बंद होने में अभी 8 मिनट के आसपास का वक्त रह गया। आप देखिए बिल्कुल टाइट रेंज में है, मतलब ऐसा लग रहा है इंडेक्स को अगर आप 1 घंटे बाद भी देखिए शायद उसी लेवल पर मिल जाएगा। 24,830 के आसपास है निफ्टी बैंक की बात करें तो हालांकि अब 50 अंकों के आसपास की गिरावट है निफ्टी बैंक में, और उसकी वजह यह है कि सिर्फ 2 शेयर मजबूत हैं, आईसीसी बैंक और इंडसइंड बैंक। आईसीसी बैंक 1% के आसपास की तेजी है, वहां से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक कमजोर है, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये कुछ शेयर्स हैं जहां से थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है। बीटीएसटी ट्रेड समझते हैं अपने एक्सपर्ट से। राजेश जी आपकी तरफ से कौन से सौदे हैं जो सोमवार के लिए लेकर जाने हैं? तो एक स्टॉक मिड कैप स्पेस से हमें पसंद आ रहा है जो कि दौलत एग्रो। ये स्टॉक में एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है स्टॉक। हमें लगता है जिस तरीके के वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे बने और स्टॉक में पिछले 4-5 सेशन से देखें तो एक सस्टेन बाइंग एक्शन बनी हुई है। दौलत एग्रो में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 180-85 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 164 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है यहाँ पे सन फार्मा का। सन फार्मा में अगर देखें तो फार्मा स्पेस में एक आउट परफॉर्मेंस जो बना हुआ है उसमें सन फार्मा एक लीड लेते हुए दिख रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सन फार्मा को भी बीटीएसटी किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं 1840 की तरफ, स्टॉप लॉस होगा करीब 1750 के आसपास। ये आपके लिए 2 शेयर हो गए। सन फार्मा हम देख रहे हैं कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी है, 1.5% की तेजी आज है, 1850 रुपये का भाव हो गया सन फार्मा के शेयर का। अमोल आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, कौन से सेगमेंट आप चूज करेंगे?
जी, मुझे एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL अच्छा लग रहा है कैरी फॉरवर्ड ट्रेड के लिए। काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन, बड़े करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन है वीकली डेली दोनों चार्ट्स पे, और एक रेंज से निकलने का कोशिश कर रहा है स्टॉक में। एक और ब्रेक लेवल है, मुझे लगता है 4775 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो ये आने वाले दिनों में स्टॉक 4950 इवन 5000 तक जा सकता है। और दूसरा मैं और टाटा मोटर्स के साथ जाना चाहूंगा। एक रेंज में है स्टॉक फिलहाल तो, बट एक आज रिवर्सल साइन दिया है इंट्राडे चार्ट्स पे। मुझे लगता है कि 10 टाटा मोटर्स में अगर देखते हैं तो 1075 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। पोजिशनल भी देखते हैं तो आई थिंक ये 1110 1115 तक के लेवल यहाँ पे दिख गया है। ठीक है, HAL ठीक लग रहा है। दरअसल HAL के लिए अच्छी खबर भी आ सकती है अमेरिका से, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पे हैं और GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक करार होने की उम्मीद है, और HAL को प्रोडक्शन करेगा उनके F404 इंजन्स के लिए, जिसका इस्तेमाल होगा HAL के ही तेजस फाइटर प्लेन्स में। देखते हैं कि ये न्यूज़ कब तक आती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हाँ इसको आप लेके जा सकते हैं। 4 दिनों का दौरा है अमेरिका का राजनाथ सिंह का, और उसके दौरान ये पॉजिटिव खबर आने की उम्मीद है। 1-1.25% के आसपास की तेजी हम HAL के शेयर में देख रहे हैं। अच्छा राजेश जी, हमने देखा कि डिफेंस वाले जो तमाम शेयर थे ना, ऊपरी स्तरों से काफ़ी नीचे आए, 15-20-25% तक नीचे आ गए। कहीं आपको लगता है कि वैल्यू वाइज मौका कहीं किसी शेयर में डिफेंस वाले में बन रहा है HAL के अलावा? तो बिल्कुल सभी स्टॉक्स में हमने देखा कि करेक्शन तो हुआ है हायर साइड से, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अब कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है यहाँ पे जो स्टॉक हमें अभी पसंद आ रहा है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। 305 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक में। देखें तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है 300 के ऊपर। जब तक बना हुआ हमारा व्यू बुलिश ही है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज शॉर्ट टर्म पोजिशन परस्पेक्टिव से भी। यहाँ पे 301 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL को, और अपसाइड में हमें लगता है ये स्टॉक 325 की तरफ वापस बढ़ते हुए दिख सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स 325 तक जा सकता है, लेकिन इस ट्रेड में 301 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगा ले। लेकिन दो स्टॉक्स जहां आज गिरावट दिख रही, करीब करीब 3% नीचे है। M&M फाइनेंशियल्स आज डे लो पे अभी खड़ा है, अभी भी 3% कमजोर है। साथ ही IGL यहाँ पर भी 3% के आसपास की गिरावट है। अमोल, इन दोनों के चार्ट देख के बताइए क्या लग रहा है IGL में और M&M फाइनेंशियल्स में? M&M फाइनेंस में तो आई थिंक जो जहां पहला वाला रेजिस्टेंस था वहीं पे अगेन स्टॉक रुक गया है और 315 पे वापस से एक शार्प सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गया है। मुझे लगता है ये ट्रायंगल फॉर्मेशन अगर रहेगा तो स्टॉक में और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर चलता रहेगा। 300 का लेवल अहम रहेगा। आई थिंक वहां तक ये करेक्शन फॉर्मेशन कंटिन्यू रह सकता है। और अगर हम IGL में देखते हैं तो एक रेंज में है और 555 उसने वापस रेजिस्टेंस लिया है, और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये उसके लोअर बाउंड्रीज की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में 1 या 2 दिन के लिए। 518 515 बहुत क्रूशियल सपोर्ट रहेगा स्टॉक के लिए। आई थिंक वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो करेक्शन शायद थोड़ा सा और बढ़ सकता है। ठीक है, IGL को लेकर ये व्यू। राजेश जी, एक व्यू आपसे चाहिए फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड यानी कि PCBL पर। क्या तूफानी रफ्तार से ये शेयर चला है, महीने भर में 80%, आज 500 रुपये को भी पार कर गया, मतलब 300 गया, उसके बाद 400 को ऊपर किया, फिर 500 के ऊपर निकल गया। मतलब ऐसा क्या हो रहा है कंपनी में, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है कि मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले 5 साल में इनका प्रॉफिट 5 गुना करने का प्लान है, लेकिन वो तो प्लान है ना, वो रियलाइज थोड़े हुआ अभी। आपको लगता है राजेश जी कि निकल जाना ही बेहतर है इस शेयर से? तो देखिए, आप इतने लोअर साइड पे लिया तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। काफी बड़ी रैली ऑलरेडी स्टॉक ने दे दी है, और इस तरीके के नॉर्मल गेन अगर आपको इतने शॉर्ट पीरियड में बनते हैं तो जरूर थोड़ा प्रॉफिट तो बुक करना बनता है। जरूर यहाँ पे अभी भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं बने हैं टेक्निकली तो अगर हम बात करें तो, बट फिर भी थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे एक बार बुक करें, और वापस डिक्लाइन में अगर मिलता है तो वापस इसको एक बार रिव्यू करेंगे और देन वापस वहाँ पे ऐड किया जा सकता है। बट एट दिस मोमेंट पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। इसी कैटेगरी का एक और स्टॉक है राजेश जी, फटाफट उस पर भी राय दे दीजिए। आज हालांकि उतना नहीं चला है, लेकिन दीपक फर्टिलाइजर 1066 का भाव है, 1083 का ये इसका हाई है।
क्या इसमें भी निकल जाएं? बेहतर यही होगा। तो दीपक फर्टिलाइजर में व्यू थोड़ा डिफरेंट है। 2022 के स्विंग हाई, अक्टूबर 2022 के स्विंग हाई को अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा, तो एक बड़े 2 साल के कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट को अब यहाँ पे ये करते हुए दिख रहा है। सेक्टर में ही एक अच्छा मोमेंटम है। हमें लगता है कि यहाँ पे अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है 1075 1080 के ऊपर, अगर इसके ऊपर बनता है तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल 1250 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। थोड़ा अभी वेट करना चाहिए। इसमें हमें लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक सही स्ट्रेटजी रहेगी, वो कर ले आप करीब 1030 के आसपास। ठीक है, 1030 का स्टॉप लॉस आपको दीपक फर्टिलाइजर में लगा के इस शेयर में बने रहने की सलाह है। चलिए, बाजार बंद होने में अब 40-45 सेकंड के आसपास का समय रह गया है, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप हेडलाइन देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि शायद बाजार में कुछ हुआ नहीं है। 25 अंक ऊपर निफ्टी है 0.09% के गेंस के साथ। निफ्टी बैंक की बात करें 0.05% का नुकसान है, 24 अंक नीचे। हालांकि अच्छी चीज़ ये रही कि निफ्टी ने 24,800 को बचाया आज के सत्र में, कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं आने दी। ग्लोबल बाजारों से संकेत थोड़े से कमजोर साइड पर ही थे, लेकिन ये अपने बाजार का मोमेंटम है। तो आज के कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन ये है कि बाजार ने अपने लेवल्स को अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। 24,800 के स्तर को लगातार 7 दिनों की तेजी हो गई है। 2 दिनों से वॉल्यूम भी थिन है, रेंज भी थोड़ा छोटा है, लेकिन ये अच्छी चीज बाजार में कही जाएगी कि कमजोरी नहीं आने दी, कमजोर संकेतों के बावजूद भी। एक इवेंट सामने खड़ा है, उसके पहले भी ऐसा कोई कॉशियस अप्रोच नजर नहीं आया। हाँ, थोड़ा सा ट्रेड्स कम हो गए, रेंज सीमित हो गई, ये जरूर हुआ है। लेकिन आज ऑटो शेयरों में बहुत अच्छा मोमेंटम रहा। बजाज ऑटो आज टॉप गेनर रहा, करीब 5% के आसपास की तेजी के साथ। इसके अलावा हमने देखा कि M&M में, हीरो मोटो में, टाटा मोटर में 1 से 1.5% के आसपास की तेजी रही। दूसरी साइड में IT शेयरों ने आज थोड़ा सा रस्साकशी वाला माहौल क्रिएट किया, बाजार को बहुत ऊपर नहीं जाने दिया। विप्रो, SCL टेक, इन्फोसिस, TCS, ये तमाम शेयर आज के सत्र में कमजोर है। LTI, माइंडट्री। तो निफ्टी के अगर आप 10 शेयर गिरने वाले देखेंगे तो उसमें 4-5 आपको IT वाले शेयर दिख जाएंगे। कंजम्पशन का भी मूड थोड़ा सा कमजोरी रहा। एशियन पेंट्स, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। एडवांस डिक्लाइन को अगर आप देखेंगे तो F&O शेयरों में आपको ज्यादातर शेयर आपको कमजोरी वाले दिखेंगे। तो दिग्गजों में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आप देखेंगे तो माहौल आज ठीक ठाक ही रहा। 1200 शेयर आज बढ़ने वाले रहे, 1300 शेयर गिरने वाले रहे। तो एक संतुलन बनाने की कोशिश वहां पर हमने देखी। लेकिन कुछ शेयर जो आज जबरदस्त चले, मिंडा कॉर्प चला, आज हमने देखा नायका में ब्लॉक डील हुई, नायका का शेयर आज चला। इंटरग्लोब एविएशन लगातार दूसरे सत्र में शानदार तेजी के साथ ये शेयर चला है। तो कुछ शेयर्स रहे जो आज के हीरो बने, PCBL चला। जोमेटो में भी आज 3-3.5% के आसपास की तेजी रही है। उन्होंने अपना जो इंटरसिटी डिलीवरी वाला जो कारोबार है, लेजेंड्स करके, उसको बेच दिया है। तो आज वहां पर एक ठीक ठाक हमने बाइंग होती हुई देखी, 2% के आसपास की तेजी पर यह शेयर बंद हुआ है। तो एज अ होल हम ये कहेंगे कि हफ्ते के 5 दिन में से 5 दिन बाजार में तेजी रही है। एक बढ़िया क्लोजिंग बाजार देखे जा रहा है। नए हाइस पर 25,000 के लेवल पर नॉक करने की पूरी तैयारी है। और आज हम देख रहे हैं कि अच्छा, ठीक ठाक, बढ़िया क्लोजिंग बाजार ने दी है। क्लोजिंग के लिहाज से, तेजी के लिहाज से नहीं, क्लोजिंग के लिहाज से बढ़िया क्लोजिंग है 24,800 के ऊपर की। चलिए फिलहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले राजेश जी कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करना चाहेंगे? तो अभिषेक जी, जिन भी स्टॉक पे बात हुई है उसमें मेरा पर्सनल निजी निवेश नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को जरूर हमने ये पोजीशंस पे रिकमेंड किया है, तो उनकी पोजीशन जरूर हो सकती है। अमोल, आपका कोई डिस्क्लोजर? जी, मैंने ऑलरेडी डिटेल डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर दोनों ही आपके चैनल के साथ शेयर किए हुए। ठीक है, सनी? जितने भी स्टॉक आज डिस्कस किए, ये हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए होंगे कोई ना कोई प्रोडक्ट में, और मेरी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट कोई भी स्टॉक में नहीं है। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटेंगे, मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद विश्वमोहन आपके साथ बने रहेंगे, अगले हफ्ते की तैयारी करवाएंगे आपकी। आप कहीं जाएंगे नहीं। नमस्कार।